हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, और इसमें पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन यानी कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। पिछले में हमने देखा था कि जो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण था उसमें क्या होता था कि अभिक्रिया केंद्र P700 से यानी प्रकाश तंत्र फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र P700 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरते हुए अंत में वापस अभिक्रिया केंद्र P700 को ही मिल जाता है, यानी लौट करके पुनः अभिक्रिया केंद्र के पास में आ जाता है, यानी PS फर्स्ट में ही वापस आ जाता है। इस कारण वो इलेक्ट्रॉन का एक चक्रीय पथ था। लेकिन जो अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है इसमें क्या होता है, जो PS सेकेंड है, PS सेकेंड का जो अभिक्रिया केंद्र होता है P680, तो PS सेकेंड के P680 से जो इसका अभिक्रिया केंद्र है, इससे निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है, ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के पास से गुजरता है लेकिन पुनः वापस इसके पास नहीं आता। यहाँ से जो है, जैसे ही ये जो है प्रकाश तंत्र, इस प्रकाश तंत्र सेकेंड में क्या होता है, ये विक्रिया केंद्र है और ये सहायक वर्णक है। तो यहाँ से जब जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पे गिरेगा तो ये वर्णक अणु सूर्य के प्रकाश को फोटोन के रूप में अवशोषित कर लेंगे। अवशोषित करने के बाद में ये वर्णक अणु उस सूर्य के प्रकाश को किसको दे देंगे, अभिक्रिया केंद्र को दे देंगे, जिससे अभिक्रिया केंद्र उत्तेजित हो जाएगा और उत्तेजित होकर के क्या निकाल देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब निकले हुए दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास जाएंगे जिसको फियोफाइटिन कहते हैं, उसके बाद फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F के पास जाएंगे और साइटोक्रोम F से ये प्लास्टोसाइनिन के पास चले जाएंगे और प्लास्टोसाइनिन इन इलेक्ट्रॉनों को पुनः अभिक्रिया केंद्र से प्रकाश तंत्र सेकेंड के अभिक्रिया केंद्र को ना देकर प्रकाश तंत्र फर्स्ट में भेज देता है। यानी इलेक्ट्रॉन निकले तो किससे थे, PS सेकेंड से निकले थे और चले किसके पास गए, PS फर्स्ट के पास चले गए, तो लौट के वापस इसके पास नहीं आए। तो ये कैसा पथ बन गया, एक रेखीय पथ बन जाता है। और PS फर्स्ट से फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है PS फर्स्ट इनको दे देता है अपने पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन को, आयरन सल्फर प्रोटीन फेरेडोक्सिन को दे देता है और फेरेडोक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है NADP को प्राप्त होते हैं, जहां पर NADP को ये इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त हो जाते हैं और PS सेकेंड में साथ ही साथ क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता है। तो जल के प्रकाशिक अपघटन से जो जल का अणु है वो टूटता है हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन और O2 में। यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं, ये हम एक भी ले सकते थे पर एक लेते तो यहाँ पर हमारे पास में एक जो है ऑक्सीजन पूरा मुक्त नहीं होता बल्कि हाफ O2 मुक्त होता। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 जो जल के अणु लिए, 2 जल के अणु टूटेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, हमें 4 H+ आयन मिलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और 1 O2 मिल जाएगी। अब क्या होगा, ये 4 हाइड्रोजन जो यहाँ मिलते हैं ये हाइड्रोजन किसको मिल जाएंगे, आगे चल के ये हाइड्रोजन मिल जाएंगे NADP को, और जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं ये भी NADP को मिल जाएंगे और इस तरह से NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो एक ऊर्जा का रूप होता है, यानी ऊर्जा संचित हो जाएगी इस तरह से। तो फास्फोरिलीकरण भी हुआ, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का परिवहन भी हुआ, लेकिन परिवहन कैसा हुआ, चक्रीय नहीं हुआ बल्कि कैसा हुआ, अचक्रीय हुआ। तो इस कारण से ये अचक्रीय रैखिक प्रक्रम था, तो अचक्रीय है। और यहाँ पर इसमें ADP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ने की वजह से ADP से ATP भी बनती है, तो ATP का संश्लेषण भी हुआ, NADPH2 का निर्माण भी हुआ, तो ऊर्जा का निर्माण भी हुआ, तो फास्फोरिलीकरण भी हुआ। तो इस तरह से PS सेकेंड के P680 से मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होते हुए, विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से गुजरने के बाद पुनः P680 को नहीं मिलता बल्कि
PS फर्स्ट में जाकर PS फर्स्ट से NADP को प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, निकलेगा यहाँ से लेकिन इसके पास वापस नहीं आकर के PS फर्स्ट के पास चला जाएगा और PS फर्स्ट से किसको मिल जाएगा, NADP को मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो पहला प्रकाश फास्फोरिलीकरण था चक्रीय, उसमें केवल PS फर्स्ट भाग ले रहा था। इसमें देखो PS फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें PS फर्स्ट व PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं, दोनों जो तंत्र है वो भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है इसमें, नेक्स्ट ये है दोनों भाग लेते हैं। अब देखो इसमें और क्या हो रहा है, इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता है। क्या होता है, H2O का प्रकाशिक अपघटन भी होता है। और H2O का प्रकाशिक अपघटन होता है तो क्या मुक्त होती है, O2 भी मुक्त होती है और NADPH2 का निर्माण भी होता है, इसका निर्माण भी होता है। तो ये सारी क्रियाएं होती है अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में। ध्यान रखने वाली चीज ये, दोनों में डिफरेंस हम देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज इसको मैं वापस रिवाइज करती हूँ। होता क्या है, PS सेकंड में अभिक्रिया केंद्र P680 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि जब प्रकाश की ऊर्जा वर्णकणों के पास आएगी, वर्णकणों P680 को देंगे, P680 का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो वो उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। निकले हुए इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के पास जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन वापस इसको नहीं मिल करके किसके पास चला जाएगा, PS फर्स्ट के पास चला जाएगा। तो वापस इसको नहीं मिला, इस कारण ये कैसा हो गया, एक रेखीय पथ हो गया। इसको नहीं मिला तो फिर वो कहाँ जाएगा, इसके पास जाकर के इससे फिर ये इसके पास जाएगा, इसके पहले इलेक्ट्रॉन के ग्राही के पास, फिर FD यानी फेरेडोक्सिन के पास, और फेरेडोक्सिन से ये NADP को मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इससे निकले थे वो किसको गए, वो चले गए NADP के पास। अब NADP के पास इलेक्ट्रॉन तो चले गए, साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर, जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता है। और जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो उस जल के प्रकाशिक अपघटन की वजह से और क्या होता है, जल के प्रकाशिक अपघटन की वजह से यहाँ पर H+ में और O2 में टूट जाता है जल। तो ऑक्सीजन तो क्या होती है, या तो वायुमंडल में मुक्त हो जाती, कुछ तो क्या होती है पौधे के श्वसन में काम में आ जाती है, बाकी वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। हाइड्रोजन आयन जो मुक्त होते हैं या हाइड्रोजन आयन NADP को मिल जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले NADP को और ये यहाँ से हाइड्रोजन आयन मिले, और इस तरह से NADP किस में चेंज हो जाता है, NADPH2 में बदल जाता है, यानी NADPH2 का निर्माण हो जाता है इसमें। अगली चीज, अब बात ये रही कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले थे वो तो चले गए NADPH2 के पास, तो फिर बाद में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिक्त हो गए उनकी पूर्ति कौन करेगा। तो उसकी पूर्ति करने के लिए जल के प्रकाशिक अपघटन से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसमें इस PS सेकंड के इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करते हैं, जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन थे उसकी पूर्ति कर देते। अब यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसके पास जाते हैं तो इस तरह से जेड की आकृति सी बनती हुई दिखाई देती है। इसी कारण अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण को एक दूसरे नाम जेड स्कीम से भी जानते हैं। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो है वो जेड स्कीम के नाम से जानी जाती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, फिर वापस PS फर्स्ट के पास आए, फिर वापस जो है NADPH के पास, तो एक तरह से जेड स्कीम भी इसमें बन जाती है। होता क्या है, इसके फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। उसमें केवल PS फर्स्ट में क्या हो रहा था, अंतर भी हम साथ में देख लेते हैं। PS फर्स्ट में क्या हो रहा था, PS फर्स्ट निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों के पास जाकर के पुनः PS फर्स्ट को मिल रहा था, लेकिन PS सेकंड में निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पुनः PS सेकंड को नहीं मिलता। तो चक्रीय और अचक्रीय में पहला अंतर, चक्रीय में तो PS फर्स्ट से निकला हुआ PS फर्स्ट को मिल जाता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अचक्रीय में नहीं मिलता PS सेकंड को, पहला अंतर। दूसरा, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में केवल PS फर्स्ट प्रकाश तंत्र फर्स्ट भाग लेता है, लेकिन अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों भाग लेते हैं। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, लेकिन अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है।
और जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो अचक्रिय में क्या बनेगी, O2 भी बनेगी और चक्रीय में वो नहीं बनती। इसमें NADPH2 भी बनेगी और चक्रीय में NADPH2 भी नहीं बनती। तो ये बेसिकली इनमें अंतर हो जाते हैं। तो अंतर सिर्फ यही है इसमें कि मोस्टली सीधे सीधे याद रह सकते हैं चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय में सिर्फ PS फर्स्ट भाग ले रहा था, अचक्रीय में PS फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेते। चक्रीय में क्या हो रहा था, निकले इलेक्ट्रॉन वापस PS फर्स्ट के पास आ रहे थे, लेकिन अचक्रीय में निकले हुए इलेक्ट्रॉन वापस PS सेकंड के पास नहीं आते बल्कि PS फर्स्ट के पास चले जाते और वहां से NADP को प्राप्त हो जाते हैं। अब तीसरा जो मेजर अंतर आता है वो ये आता है कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता, लेकिन अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन हो जाता है। चक्रीय में क्या होता है, चक्रीय में O2 भी नहीं मिलती, लेकिन अचक्रीय में प्रकाशिक अपघटन होता है जल का, इसलिए O2 का निर्माण भी होता है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में चूंकि ना जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ, ना O2 मिली और ना ही इसमें NADPH2 का निर्माण होता है, लेकिन अचक्रीय में NADPH2 का निर्माण भी हो जाता है। तो इस तरह से ये अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण हमने देखा। अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ लिए प्रकाशिक अभिक्रिया की मोस्टली चीजें। मैं आपको एक बार शॉर्टली रिवाइज कर देती हूँ। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें होती हैं मोस्टली आपको ध्यान रखना है। 2 प्रकाश तंत्र है, दोनों प्रकाश तंत्रों में कुछ 300 से 400 तक वर्णक अणु होते हैं। वो अणु क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके उनमें अभिक्रिया केंद्र को मिल जाती है सारी एनर्जी। अभिक्रिया केंद्र उत्तेजित होता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के पास से गुजरते हैं तो उस दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। पहली चीज तो ये होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं। दूसरी चीज, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और जल के प्रकाशिक अपघटन की वजह से O2 मुक्त होती है, जो कि या तो पौधों में श्वसन क्रिया में काम में आ जाती है या फिर वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के प्रकाशिक अभिक्रिया में 2 प्रकाश तंत्र हमें पढ़ने और 2 जो है चक्रीय और अचक्रीय फोटो फास्फोरिलेशन पढ़ने, यानी प्रकाश फास्फोरिलीकरण पढ़ने। तो यहाँ तक अपना प्रकाशिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने ये जाना कि किस तरह से प्रकाश की ऊर्जा को क्लोरोफिल अवशोषित करता है और किस तरह से ATP या NADPH2 के रूप में ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है। यानी यहाँ तक क्या हो गया, देखो इसमें भी हमें ATP मिली, PS फर्स्ट हमने पढ़ा वहां पर भी ATP मिली, यहाँ पर NADPH2 भी मिली। तो इस तरह से NADPH2 और ATP के रूप में ऊर्जा मिलती है इसमें। यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें जो NADPH2 और ATP के रूप में ऊर्जा संग्रहित हुई है, उसी ऊर्जा के द्वारा हम सेकंड जो चरण स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अप्रकाशिक अभिक्रिया। उस अप्रकाशिक अभिक्रिया में इस एनर्जी के द्वारा ATP और NADPH2 के द्वारा CO2 का अपचयन होगा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। तो वो स्टेप अपना बाकी रहा है जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।